अब हम लोग बात करते हैं दूसरा तटीय विनियमन क्षेत्र सेकंड का CRJ-2। तटीय विनियमन क्षेत्र में जो इसकी विशेषता है, इसमें वो स्थान आते हैं जो पहले ही विकसित होकर तटीय सीमा तक पहुंच गए हैं, और इस उद्देश्य के लिए विकसित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं, यानी जो विकसित क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें विकसित क्षेत्र उन्हें हम लोग कहते हैं जहां नगरपालिका और अन्य विधिक शहरी जो निकाय हैं उनके द्वारा विकास कार्य किया जा चुका है। साथ में ही यह क्षेत्र जो है जल निकासी और ढांचागत सुविधाओं में शामिल है। तो इस तरीके से ये हमारा जो हमने बताया कि इस प्रकार की परिदृश्य जहाँ पे होती है वो तटीय विनियमन क्षेत्र 2 में आते हैं। यहाँ पे इस सेकंड में यानी तटीय विनियमन क्षेत्र जो 2 होता है उसमें जो विनियमन होता है उसमें इस विनियमन की जो परिभाषा है उसमें आता है कि सीवरेज और रोड जो होते हैं उस पर बिल्डिंग निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुनर्निर्माण की सुविधा भी प्राधिकृत अथॉरिटी के माध्यम से ही दी जाएगी। निर्माण कार्य तटीय क्षेत्रों की ओर न होकर भू क्षेत्रों की तरफ किया जाएगा। यानी इसमें जो विनियमन है जिसे हम लोग रेगुलेशन कहते हैं, इसका रेगुलेशन ये रहेगा कि जो भी निर्माण कार्य होगा वो तटीय क्षेत्रों की ओर न होकर के भूमि क्षेत्र की ओर होगा। दूसरा विनियमन हुआ कि जो भी इसमें जो भी सीवरेज है या जो रोड है उस पर बिल्डिंग निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा जो उसमें विनियमन किया गया कि अगर कोई पुनर्निर्माण हो रहा है तो वो किसी प्राधिकृत अथॉरिटी के माध्यम से ही किया जाएगा या कराया जाएगा। तो ये हमारा तटीय विनियमन क्षेत्र 2 की परिभाषा रही। तटीय विनियमन क्षेत्र की परिभाषा अगर हम लोग समझें तो इसमें आता है, इसमें वो स्थान शामिल होते हैं जो औसत रूप से अबाधित हैं, यानी जहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, और ये क्षेत्र न ही CRZ सेकेंड में आते हैं और ना ही CRZ फर्स्ट में आते हैं, ना ही ये तटीय विनियमन क्षेत्र पहले में आते हैं, ना ही तटीय विनियमन क्षेत्र सेकंड में आते हैं, बल्कि ये अलग होते हैं इन दोनों से, इसलिए इनको तटीय विनियमन क्षेत्र थर्ड कहा गया। और मुख्यतः जो है ये तटीय क्षेत्र जो है वो ग्रामीण, जिसे रूरल कहते हैं। तटीय क्षेत्र यानी विकसित और अविकसित और नगर पालिका के भी आ जाते हैं, यानी ग्रामीण भी हो सकते हैं, नगर पालिका सीमा के भीतर, और कानूनी तौर पर नामित शहरी क्षेत्र जहाँ पूर्ण विकास न हुआ हो उन्हें भी हम लोग इनमें शामिल करते हैं। यानी अगर फिर से स्पष्ट किया जाए तो जो तटीय विनियमन क्षेत्र होता है इसमें ऐसे क्षेत्र जो कि अबाधित हों, पहला कि ना ही 2 में आते हों ना ही 1 में आते हों, यानी ना ही तटीय विनियमन क्षेत्र 1 में आते हों न ही तटीय विनियमन क्षेत्र 2 में आते हों, बल्कि जो कि अल्प विकसित है या अभी विकसित नहीं हुआ है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो नगर पालिका का क्षेत्र हो, इन दोनों में हो सकता है, वो क्षेत्र इसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो विनियमन यानी तटीय, इसका जो रेगुलेशन है तटीय विनियमन क्षेत्र 3 का जो रेगुलेशन है उसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन जो मरम्मत का कार्य है और मरम्मत का जो कार्य है वो FSI यानी जो FSI जो नियम बनाता है उसके अगर उसका उल्लंघन न किया जाए तो निर्माण कार्य किया जा सकता है। और दूसरा विनियमन ये कहता है कि इस क्षेत्र में आप कृषि कर सकते हैं, फसलों की खेती कर सकते हैं, बगीचे लगा सकते हैं, खेल के मैदान वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, नमक का निर्माण भी इस क्षेत्र में किया जा सकता है। 200 से लेकर के 500 मीटर की उच्च ज्वार रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र पर पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर होटल, रिजॉर्ट आदि का निर्माण किया जा सकता है।
ये इस रेगुलेशन में आते हैं 3 में। अब बात करते हैं तटीय विनियमन क्षेत्र 4 की। तो इसके अंतर्गत 12 नॉटिकल मील का जो प्रादेशिक सीमा है, जलीय क्षेत्र है, वो आता है, और जिसमें मुख्यतः अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अन्य छोटे द्वीप आते हैं, जो कि CRZ1, CRZ2 और CRZ3 में शामिल नहीं होते हैं, वो CRZ4 में आते हैं। अब इसमें CRZ यानी जो तटीय विनियमन क्षेत्र 4 है, इसमें जो विनियमन होता है, ये विनियमन जो है वो 2011 की जो CRZ की जो अधिसूचना आई थी, वो 100 मीटर क्षेत्र तक किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो STL होते हैं, हाई टाइडल जो लैंड होते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में जो है वो नहीं आएगी। और पहले ये 200 मीटर था, लेकिन अब इसे 100 मीटर कर दिया गया है। दूसरा विनियमन ये किया गया कि जो भी तटीय क्षेत्र हैं, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां वहाँ पे होती हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, रेत हो गया, अन्य चट्टानें हो गई, इनकी खुदाई करना जो CRZ 4 है, इसमें प्रतिबंधित है। लेकिन इस क्षेत्र में जो है CRZ जो चौथा है, इस क्षेत्र में जो तेल और प्राकृतिक गैस होते हैं, इनके साथ साथ दुर्लभ खनिजों जैसे मैग्नेटाइट हो गए आदि खनन गतिविधियों को पर्याप्त अनुमति एवं निगरानी के साथ संपन्न किया जा सकता है। ये हमारे तटीय विनियमन क्षेत्र 4 की विशेषता है। इसमें जो विनियमन है वो बताया गया। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। राष्ट्रीय फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 की हम लोग बात करते हैं। तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अब बात करते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की जो विशेषता रही थी, चूँकि हम पहले से ही जानते हैं कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास 1894 से ही अपनी एक सुस्पष्ट वन नीति है। लेकिन तुरंत आज़ादी के तुरंत बाद ही जो है, जो नीति निर्माता थे, उन्होंने ये महसूस किया कि औपनिवेशिक यानी जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, उसमें जो वन नीतियाँ बनाई गई थी, वो तात्कालिक तौर पे जो है ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं, और उसमें व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसलिए 1952 में ही 1894 की जो वन नीति थी, उसमें कई सारे संशोधन और सुधार किए गए। और इसके साथ ही इस सुधार का जो मूल उद्देश्य था, वो ये था कि वनों का जो बेहतर विकास है वो हो सके, उनका बेहतर प्रबंधन किया जा सके, संरक्षण जो है, जो वहाँ पे आर्थिक विकास है, उसको जो स्थानीय ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति भी होती रहे, इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया। और इसी के लिए, इसी वन संरक्षण के लिए 1988 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये राष्ट्रीय वन नीति को तैयार किया। अब इसमें इसके मूल निम्नलिखित कुछ उद्देश्य भी होते हैं। जैसे पहला होता है कि जो पर्यावरण जो स्थायित्व है और जो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी संतुलन है, वो बनाए रखना बेहद आवश्यक है, ताकि मानव, पशु, पेड़ पौधे सभी को जीवन का एक जो सुनिश्चित आधार है वो प्रदान किया जा सके।
दूसरा उसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या है उसके लिए लघु वन उत्पादों और जलावन की लकड़ियों पशुचारण के लिए जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। और उसका उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक वनों को संरक्षित करके अपनी प्राकृतिक विरासतों की रक्षा की जाए। उसके उद्देश्य में ये भी था कि जो सघन वनीकरण कार्यक्रम है और जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हम लोग अभी आगे देखेंगे कि सामाजिक वानिकी क्या होता है। तो जो ये दोनों कार्यक्रम है, चाहे वो सघन वनीकरण कार्यक्रम हो या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हो, इसके माध्यम से वास्तविक रूप में जो वन क्षेत्र है उनको विस्तार किया जाए, उनका विस्तार किया जाए। और जो भी हमारे ऐसे भूमि हैं जो कि अनुपयोगी हैं या अपरदित हो चुके हैं, वहाँ पर वन को बढ़ाया जाए। इसके लक्ष्य में एक ये भी लक्ष्य था कि जो हमारे जो वन उत्पाद होते हैं उनका जो अनुकूलतम उपयोग है उसको बढ़ावा दिया जाए, और जहाँ तक संभव हो लकड़ी जो होती है जिसके आधार पे जिसके लिए वनों को काटा जाता है उसका विकल्प तलाशा जाए। तो ये भी जो हमारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 की थी उसमें ये रखा गया था। फिर उसमें एक ये उद्देश्य ये भी था कि जो जनसंख्या जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है उसकी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। वन्य जीव संरक्षण के प्रति जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है उसको भी पालन करना होगा, उसके लिए भी ये आवश्यक था। जो नदी अपवाद क्षेत्र में जो मृदा अपरदन होते हैं जिससे काफ़ी भूमि कटाव हो जाता है, और जहाँ पे बाढ़ प्रभावी नियंत्रक की व्यवस्था करने का भी दायित्व था उसके ऊपर। मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में जो मरुस्थल के विस्तार को रोकने का भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए ये उसके उद्देश्य में शामिल किया गया। एक उद्देश्य इसमें ये भी था कि जो भी ये उद्देश्य बनाए गए थे, यानी जो हमने भी चर्चा किया, उनके लिए व्यापक जन आंदोलन और जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए ताकि वनों को उचित संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। यानी जो भी हमने उद्देश्यों की चर्चा की उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य ये भी था कि उसके लिए एक व्यापक जन आंदोलन और लोगों को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने में उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से कम से कम 1/3 क्षेत्रफल वनों और वृक्षों से आच्छादित करने का लक्ष्य कम से कम होना चाहिए, और जिसमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये 2/3 से कम किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। ये भी एक लक्ष्य था कि उसमें जो भी हमारे देश देश का जो क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग में वन होना चाहिए, या वहाँ पे वृक्ष होने चाहिए, जिसमें जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे यह 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। और इसका लक्ष्य एक ये भी था कि जो ऐसे वन हैं या ऐसे जो वन क्षेत्र हैं जहाँ पे जिस वनों को नुकसान होता है तो ऐसे नुकसान को रोकना भी एक लक्ष्य तय किया गया था। वन्य जीव संरक्षण भी लक्ष्य है, उनके महत्व को समझते हुए वन्य जीव संरक्षण को अत्यधिक महत्व दिया गया। इसमें झूम की खेती आप भी जानते होंगे, झूम की खेती की जाती है। तो झूम की खेती जंगल को काटकर ही की जाती है, तो उसको हतोत्साहित यानी उसको झूम की खेती को रोकने की व्यवस्था करना इसमें एक लक्ष्य था कि झूम की खेती कम से कम हो या ना हो, और उसके स्थान पर लोग बागवानी कृषि को करें। बागवानी कृषि को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया था। जो जंगलों में आग लगती है जिसे हम लोग दानावल कहते हैं या वनाग्नि कहते हैं, और पशुओं को चराने के लिए जंगलों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो पशुचारण और जंगलों की आग इन दोनों का कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधन हो इसको बहुत महत्व दिया गया। और जंगलों में जो लोग रहते हैं जिसे स्थानीय वनवासी या आदिवासी कहते हैं,
इन लोगों के अधिकारों और उन्हें जो भी छूट मिल रही है उनके बारे में उन्हें बताने का भी एक उद्देश्य था कि उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, और ये भी था कि उनको ये पता होना चाहिए कि वन जो है उनके लिए कितने उपयोगी और हितैषी हैं, और कम से कम वो वनों को नुकसान करें, ये उसके लक्ष्य में था। जो वन से जो वन आधारित उद्योग होते हैं, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति जहाँ तक संभव हो सके स्थापित वनों से नहीं करना चाहिए, बल्कि स्थानीय लोगों को जरूरी कच्चे माल को उगाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन और लाभ देना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो बांस होता है, बांस यानी बम्बू, उसको हम लोग पेपर मिल में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी साड़ी बनाई जाती है। तो बम्बू का इस्तेमाल करने के लिए लोग जंगल से लकड़ी लाते हैं, जंगली बांस को काटते हैं। तो इस बांस को चूँकि अभी हाल में ही घास की श्रेणी में रखा गया है, तो स्थानीय स्तर पर भी इसको बहुत भारी मात्रा में उगाया जा सकता है। और जो भी औद्योगिक उपयोग है, तो चूँकि एक औद्योगिक कच्चा माल है, इसलिए इसको स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में भी उगा करके उद्योगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी आवश्यकता है, उसको पूरा किया जा सकता है, जिससे उन वनों को नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार का लक्ष्य उसमें रखा गया, और साथ में ही ये भी लक्ष्य रखा गया कि वनों का कैसे विस्तार किया जाए, उस विषय में शोध और प्रबंधन पर जो है विशेष बल दिया गया। रणनीति को जो क्रियान्वित करने के लिए व्यापक वित्त पोषण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही वनों को राजस्व का जो स्रोत है वो समझने की बजाय, यानी जो लोग ये समझते हैं कि वन जो है वो राजस्व और इनकम का स्रोत है, उसको उसकी जगह पे राष्ट्रीय संपदा की भावना को बढ़ाने का, यानी ये एक राष्ट्रीय संपदा है, न कि ये अर्थार्जन का स्रोत है या धनार्जन का स्रोत है। इस प्रकार की भावना को खत्म करने का और राष्ट्रीय संपदा को कि लोग राष्ट्रीय संपदा समझें, ऐसी भावना विकसित हो, इसका भी एक लक्ष्य रखा गया। और इन सभी के अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कानून और पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास करने का भी लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए दिसंबर 2015 में भारत के वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 24.16 यानी 24.16% कुल वनों को बताया गया था। यानी 2015 में जो रिपोर्ट आई थी दिसंबर में, उसमें बताया गया था कि कुल वन जो है वो 24.16% बचे हुए हैं पूरे देश के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी नई राष्ट्रीय वन नीति 2016 थी, इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो नई राष्ट्रीय वन नीति है 2016, इसको कैसे किया गया था। तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसको प्रतिस्थापित करके नई वन नीति लागू करने के लिए जनता से सुझाव मांगे थे उस समय में। और इसके लिए जो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, उसमें पहला ये था कि पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 वन जो है वो क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करनी चाहिए। हालांकि 1/3 वन क्षेत्र की जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो बरकरार रहेगा, यानी जो पूरे देश के अंदर 1/3 वन होना चाहिए। पूरे देश का जो भूभाग है उसका 1/3 भाग वन होना चाहिए। तो चूँकि इसी में ये कहा गया था राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ पे 2/3 होना चाहिए, तो उसको सुधार करके वहाँ पे भी 1/3 वन होने का इसमें सुझाव दिया गया था। और उसमें ये भी बताया गया था कि जो नागरिक हैं उन पर हरित कर आरोपित किया जाए। और इसमें ये भी था कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों और ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान करने वाले वन अधिकार अधिनियम है जो 2006 में बनाया गया था, को ये जो ड्राफ्ट है जो हम लोग
ये नज़रअंदाज करती है। लकड़ी उद्योग को कच्चा माल पूर्ति के लिए नया वन प्रबंधन मिशन शुरू करना चाहिए। ये भी एक उसमें उसकी विशेषता थी। वन को होने वाले नुकसान को कम हेतु तकनीकी का प्रयोग ज़्यादातर होना चाहिए। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के वन बोर्डों द्वारा वन संबंधी प्रबंधन होना चाहिए। राष्ट्रीय समुदाय की आजीविका हेतु आय बढ़ोतरी के साथ साथ वनों को शून्य नुकसान वाले पर्यावरणीय पर्यटन यानी इको टूरिज्म को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को महत्व देना चाहिए। शहरी वन क्षेत्र जिसमें शहरी वन पार्क बगीचे आदि को विकसित एवं प्रोत्साहित कर स्वच्छ हवा एवं स्वास्थ्य में बेहतरी को महत्व देना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो हमारी नई राष्ट्रीय वन नीति 2016 में इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसकी ये कुछ विशेषताएं थी और इसके लिए लोगों से सुझाव मांगा गया था जो कि तैयार हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यवाही योजना की, यानी